सोशल मीडिया पर भटकते भटकते एक आर्टिकल मुझको दिखाई दिया जिसमें कि हेडिंग डली हुई थी अमेरिकन आर आस्किंग कि राहुल गांधी इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं। जाहिर सी बात है भाई, ये आर्टिकल को देखकर मेरा तो खून खौल गया कि यार एक मेरे जैसे भारतीय से आखिर अमेरिकन से सवाल क्यों ही कर सकते हैं। दरअसल जब उसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा और सोशल मीडिया के ऊपर गोते मारे तो कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई जो कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर इस तरीके से तैर रही हैं कि आप उनको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका गए हुए हैं जहां पर कि वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कर रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है क्योंकि वो भारत से ताल्लुक रखते हैं तो वो भारत की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मैं मनोज कुमार जैसी बातें करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि राहुल गांधी हैं तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये भारत के खिलाफ ही बोलते हैं बाहर जाकर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वहाँ पर भारत के खिलाफ बोलते समय ये इस बात को दोहराना नहीं भूलते कि कैसे ये भारत को बदल सकते हैं। लेकिन फिर मेरा ख्याल मेरे दिमाग में ये बात आती है कि यार जब आपके साथ के बैठे हुए शख्स को ये बोलना पड़े कि नहीं भैया वो पप्पू नहीं है, तो फिर बात में दमी कितनी रह जाती है। आपका इंट्रोडक्शन ही ऐसे दिया जा रहा है। सैम पित्रोदा जिन्होंने ये बात कही कि नहीं वो पप्पू नहीं है, उनमें तो प्रधानमंत्री बनने के बल्कि सारे के सारे गुण हैं। अब सैम पित्रोदा का ये सब कहना बनता भी है। अभी मई के महीने की बात है जब भारतीयों को लेकर दिए गए एक बहुत ही रेशियल से बयान के बाद में उनको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ गया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन थे ये। उसमें इन्होंने कहा था कि भारत में तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग अरब के रह रहे हैं, कुछ लोग चाइना के रह रहे हैं, कुछ अफ्रीका के रह रहे हैं। बहुत ही अजीब सी उन्होंने बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक्शन लेते हुए उनके ऊपर एक्शन लिया था। हालांकि उनको वापस से पार्टी में लाने में इन लोगों ने देर नहीं लगाई थी और 27 जून को ही इनको दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसी पद के जो कहते हैं ना एसेंस, उसी के कारण ये आज की तारीख में राहुल गांधी के बारे में ये बयान दे रहे हैं कि भाई वो कोई पप्पू नहीं है। बट राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर क्या कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले जो बयान जो इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने दिया है, इंडी अलायंस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि उनका कहना था कि भाई ये इंडी अलायंस नहीं बल्कि इंडिया अलायंस है। उसके बाद जब वक्ता ने उनसे पूछा कि भाई आखिर ये इंडिया के आखिर में जो ए आता है तो उसका क्या मतलब है, तब राहुल गांधी ने कहा अलायंस। तो फिर सवाल वही खड़ा हो गया कि भाई इंडी अलायंस बोलने में फिर आखिर दिक्कत क्या है। खैर, राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। भाजपा वालों ने इंडिया शब्द को इनसे छीनने के लिए इंडिया अलायंस शब्द बनाया था और उस बात को शायद राहुल गांधी सही तरीके से सामने वाले के सामने रख नहीं पाए। पर सिर्फ इतनी ही बात होती तो शायद एक बार फिर भी हम लोग मान लेते। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया कि भैया जब हम सरकार में आएंगे तब हम आरक्षण को बल्कि और अच्छे से रखेंगे ही नहीं बल्कि 50% ज़्यादा बढ़ा भी देंगे, जिसको को लेकर खुद मायावती जी ने कहा है कि ये सबसे छलावा है और कुछ भी नहीं। ये अगर सरकार में आ भी गए तो भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ बातें हैं जो ये लोग मना रहे हैं। इसके अलावा एक सिखों को दिया हुआ बयान जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा इस समय क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दरअसल अपनी बात को रखते हुए कि कैसे भारत में जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू धर्म के अलावा, उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। इसी बात के सपोर्ट में फिर भारत के कई सारे सिखों ने सोशल मीडिया के ऊपर पगड़ी और कड़े में तस्वीरें साझा करना शुरू कर दी। और सबसे पहली बात तो मेरे जहन में भी आती है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर जिस भारत के बारे में बातचीत करी है, यकीन मानिए ये चीज़ें भारत में होते हुई तो मैंने खुद ने भी नहीं देखी है जो राहुल गांधी वहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है कि यार ये बंदा आखिर वाकई में कहना क्या चाह रहा है। इसके अलावा इन्होंने बातों बातों में निष्पक्ष चुनाव की बात कर दी कि अगर भारत में निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो हम लोगों को कम से कम 20 सीटें और मिल जाती। कि इतना जीतने के बाद भी इनको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और वाकई में अगर भाजपा को अपने फायदे के चुनाव कराने होते तो ये लोग बहुमत से दूर क्यों रह जाते, और कुछ नहीं तो कम से कम बहुमत से 5 सीटें तो ज़्यादा ले ही आते। बट फिर बात वही आ जाती है कि चाइना में जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि एविडेंट तौर पर पता है कि इस समय चाइना में यूथ जो है वो किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा है, उसके बावजूद भी सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए बिना किसी फैक्ट के ऊपर बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से यही बात बोल दी कि भाई चाइना में तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं है, भारत में ही है। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ यहाँ पर जाकर बातें नहीं करी हैं बल्कि कुछ ऐसे लोगों से भी यहाँ पर जाकर ये मिले हैं जिनसे मिलने के बाद में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आप भारत के हित के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे लोगों से जाकर क्यों मिल रहे हैं जो कि भारत विरोधी बातें करते हैं। इल्हान उमर जो है इसमें सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि इल्हान उमर जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आती हैं अमेरिका के, और सबसे बड़ी बात ये भारत विरोधी कई सारे बिलों को पेश भी कर चुकी हैं। इवन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा भी इन्होंने किया था जब इनको काफ़ी ज़्यादा हेविली क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो ऐसे में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी की ये पहली अमेरिका यात्रा है। इस दौरान उन्होंने अपने ही देश और उसकी सरकार को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी,
बल्कि अपने प्रोपेगेंडा को विदेशी जमीन से बहुत ही जोर शोर से हवा भी दी है। यहाँ तक कि खालिस्तानी आतंकियों के सुर में सुर मिलाते हुए ये बताने की कोशिश भी करी है कि भारत में सिखों को पगड़ी की इजाजत नहीं है। और इसी बात को लेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिक्स फॉर जस्टिस से आता है, उसने भी इस बात का समर्थन किया है कि देखो भैया, भारत का अपोजिशन अगर ऐसी बातें कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी बात में दम है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि भाई उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा है। इन्हीं बयानों के बाद में राहुल गांधी की इल्हान उमर और डोनाल्ड लू के साथ भी मुलाकात हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। अगर उमर और लू के अतीत पर गौर करें तो ये मुलाकात भारतीय हितों के अनुकूल नहीं लगती। दरअसल अगर हम डोनाल्ड लू की बात करें, डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सभी जगहों पर जो सरकार थी उसको पलटने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि इल्हान उमर के साथ मुलाकात से साफ है कि राहुल गांधी भारत विरोधी लोगों के साथ हैं। कांग्रेस नेता ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। दरअसल वाशिंगटन डीसी में मंगलवार 10 सितंबर 2024 को नेशनल प्रेस क्लब में भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी की कंडीशन और देश की आर्थिक प्रगति पर सवाल उठाए। शुरुआत में ही उन्होंने दावा किया कि मुझे लगता है कि 2014 में भारत की राजनीति बहुत नाटकीय रूप से बदल गई। हमने एक ऐसे राजनीतिक दौर में प्रवेश किया जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये एग्रेसिव और हमारी लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला करने वाला था। अपनी लग्जरियस राजनीतिक पदयात्रा का महिमामंडन करने के अपने कोशिश में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मीडिया को दबाया गया, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर कंट्रोल लिया गया, एजेंसीज को विपक्ष पर हमला कर रही थी, तब किसी ने भी सरकार की तरफ उंगली नहीं उठाई। राज्य सरकारें लगातार गिराई जा रही थी और हमें लगा कि लोगों तक सीधे पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करी। गांधी परिवार के शहजादे ने अमेरिका में अपने मीडिया इंटरेक्शन का उपयोग घरेलू राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया। उन्होंने न केवल घरेलू राजनीतिक मामलों को उछाला बल्कि आरएसएस को भी बदनाम किया। ऐसे में मुझे याद आता है जब लास्ट टाइम राहुल गांधी अमेरिका गए थे और इसी तरह के भाषण उन्होंने वहाँ दिए थे, तब एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर दरअसल बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इनको भारत में कोई सुनता नहीं है, और वहाँ पे लोग इसलिए सुनते हैं कि उनको लगता है कि चलो भैया कोई तो मोदी की बुराई कर रहा है। दरअसल मोदी की लोकप्रियता से समस्या अमेरिका में भी कई सारे लोगों को है। राहुल गांधी ने यहाँ बेशर्मी से कहा कि भाई भारत में कांग्रेस और हमारे सहयोगियों के बीच और भाजपा और आरएसएस के बीच एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। भारत के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। हम एक बहुलता दृष्टिकोण इसमें विश्वास रखते हैं, एक ऐसा नज़रिया जहाँ पर हर किसी को फलने फूलने का अधिकार है, सभी कल्पनाएं इंडिपेंडेंट रूप से घूम सकती हैं। एक ऐसा भारत जहां आपको इस आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता कि आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं, या फिर आप किस समुदाय से आते हैं, या फिर आप कौन सी भाषा बोलते हैं। इसके विपरीत एक बहुत ही ज़्यादा कठोर केंद्रीकृत दृष्टिकोण है। राहुल गांधी ने राजनीतिक रूप से प्रेरित जातिगत जनगणना का मुद्दा भी यहां पर उठा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आरक्षण को 50% से ज़्यादा ले जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में कांग्रेस पार्टी को भी पेश किया जब उसके खाते में 135 करोड़ का टैक्स ना चुकाए जाने पर फ्रीज कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने अपना बैंक खाता फ्रीज होने के बाद चुनाव लड़ा था। अब मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली नहीं पता कि कोई ऐसा लोकतंत्र है जहां ऐसा हुआ हो। शायद आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें सीरिया या इराक में हुआ करती हैं। राहुल गांधी ने भारत और असफल इस्लामी मुल्कों के बीच एक झूठी समानता करके लिटरली एक तरीके से पूरे भारतीयों को नीचा दिखाया है। अपने मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया तो भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ है, इसे बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर किया गया है और अब आप हम जो है इसको वापस सही करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं इस समय, और वहीं पर ये सब बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई उसमें राहुल गांधी को भारत विरोधी बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी के साथ बतौर बातचीत करते हुए भी देखा गया है। मैथ्यू मिलर के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, जो कि भारत का एक आंतरिक मामला था, उसके ऊपर दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता अरुण केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। मतलब आप सोचिए, एक बांग्लादेशी पत्रकार को आखिर भारत में चल रही चीज़ के ऊपर बोलने की क्या आवश्यकता है? इनके खुद के देश में क्या कम अराजकता फैली हुई है? मुशफिकुल फजल अंसारी ने यूएन के प्रवक्ता के समक्ष भी यही मुद्दा उठाया था। जस्ट न्यूज बीडी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने उन्हें डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है। मुशफिकुल को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जो आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध विभाग द्वारा वांछित भी घोषित किया गया था और मामले में उन्हें भगौड़ा तक घोषित किया गया था। उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुशफिकुल एक वेब पोर्टल चलाता था जिसे 2015 में
बांग्लादेश की सरकार ने बैन कर दिया था। उस पर कई बार सरकार के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप लगा है। मुशफिकुल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का सपोर्टर है, जो भारत के उत्तर पूर्व में विद्रोह का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। यूएन मिशन ने उनके पत्रकार के रूप में कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी आपत्ति जताई थी। बीएनपी ने हंटर बिडेन को अपने लॉबिस्ट के रूप में काम पर रखने की कोशिश भी करी थी और इसके संस्थापक शेख उबैद के माध्यम से लश्कर तैयबा और जमात इस्लामी से जो संबंध है उनके भी खुलासा किया गया था। इन सब चीज़ों के दौरान राहुल गांधी ने IAMC की वकालत निदेशक सरिता पांडे से भी मुलाकात की। जून 2023 में सरिता पांडे ने वॉशिंगटन में राहुल गांधी से मुलाकात करी थी और उन्हें उनकी मां सोनिया गांधी का एक चित्र भेंट किया था। उन्होंने उस समय ट्वीट किया था कि जब मैंने उन्हें चित्र सौंपा तो मैंने कहा एक मां से दूसरी मां को, और उन्होंने कहा कि वे इसे उन्हें ज़रूर देंगे और मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। गौरतलब है कि सरिता पांडे अजीत शाही की धर्मपत्नी हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के एडवोकेसी डायरेक्टर हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के संबंध बैन कई सारे इस्लामिक संगठनों से हैं जो कि भारत में गलत तरह की मूवमेंट चलाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा IAMC के संबंध लश्कर तैयबा और जमात इस्लामी से भी बताए जाते हैं। IAMC एक जमात इस्लामी समर्थित लॉबिंग संगठन है जो खुद को अधिकारों की वकालत करने वाला एक गठन बताता है। इससे पहले एक कथित तौर पर USA में विभिन्न समूहों के साथ मिलकर काम कर चुका है और यहाँ तक कि भारत को USCIRF संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा ब्लैकलिस्ट कराने के लिए उन्हें पैसे भी दिए गए थे। IAMC को भारत में इस्लामी कारणों के आगे बढ़ाने के लिए फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं फैलाने का भी दोषी पाया गया है। इसे 2021 में UAPA के तहत भी लिया गया था। सरिता पांडे के पति अजीत शाही को 2021 में विवादास्पद हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स HFHR द्वारा स्वामी अग्निवेश मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस संगठन ने ग्लोबल हिंदुत्व को खत्म करो सम्मेलन का भी आयोजन अभी कुछ समय पहले ही किया था। 2019 में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ ने भी भारतीय मुसलमानों में NRC को लेकर डर और घबराहट पैदा करने की कोशिश करी थी। संयोग से राहुल गांधी ने अपनी 2023 की US यात्रा के दौरान उनसे भी मुलाकात करी थी। वे वुमेन फॉर अफगान विमेन नामक एक संगठन की सह संस्थापक भी हैं, जो कि जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF इंस्टीट्यूट द्वारा फाइनेंस भी किया जाता है। दरअसल भारत को बदनाम करने की नीयत से इस समय राहुल गांधी ऐसा लगता है कि विदेशी ज़मीन पर जाकर बैठे हुए हैं और एक के बाद एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसी पूरी लिस्ट में उन्होंने ये बताने की भी कोशिश करी है कि भारत में जो सिखों को लेकर पूरी सिचुएशन है कि किस तरीके से वहाँ पर पूरी अराजकता फैली हुई है, ये सब चीज़ें उन्होंने फैलाई। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने आकर जब सामने ट्वीट किए तब ये बातें पूरी तरीके से बेमानी साबित हो गई और कहीं भी लोग इस बारे में कुछ नहीं बोले। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी उसी राजीव गांधी के पुत्र हैं जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए स्वतंत्र भारत में सिखों के साथ बहुत अत्याचार हुए थे और उन अत्याचारों का बचाव उस समय ये कहते हुए किया गया था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी बहुत तो हिलती ही है। राहुल गांधी उन्हीं इंदिरा गांधी के पौत्र हैं जिनको ख़त्म करने के बदले में सिखों के साथ गलत काम हुए थे। ये सब कुछ वाकई में काफ़ी ज़्यादा भयावह था और आज भी उस समय को जो भी कोई याद करता है वो यही सोचता है कि क्या वाकई में ये सब भारत में हुआ था। अब बात करते हैं ज़रा इल्हान उमर की, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में हम इंडियंस को पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब एक हमारा फेलो इंडियन उस महिला से जाकर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके बैकग्राउंड में जानने में क्या ही समस्या है। देखिए, इल्हान उमर की जो पैदाइश है वो सोमालिया की है। कट्टरपंथी इस्लामी विचार ये रखती हैं और हालिया पाकिस्तानी दौरे में इमरान खान से ही मिली थी, उनकी जमकर तारीफ भी करी थी और इमरान ने भी उमर की इस्लामोफोबिया के मुद्दों पर साहसी और सैद्धांतिक रुख की काफ़ी ज़्यादा अप्रेजल करी थी। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ही मुलाकात करी थी। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर भी बात करी थी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उमर को एजेंडावादी बताते हुए ज़बरदस्त फटकार लगाई थी। उन्हें संकीर्ण सोच वाली नेता बताते हुए कहा कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। इल्हान उमर को मुस्लिम देशों में सेलिब्रिटी तक का दर्जा मिलता है। उमर पर इस्लामी एजेंडा इस कदर हावी है कि वे अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की भी परवाह नहीं करती। दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य दिखाई देता है। मुस्लिम देशों में उनकी मोहब्बत और भारत के प्रति उनकी नफरत साफ तौर पर दिखाई देती है। कश्मीर, भारतीय मुस्लिम, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इल्हान उमर कई विवादित बयान पहले भी दे चुकी हैं।
खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी नफरत सोशल मीडिया पर साफ दिखती है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी संसद में यहां तक कह दिया गया था कि आखिर मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ और कितने जुल्म करेगी, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा। इल्हान उमर के बारे में बताया जाता है कि वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद में पहुंची हैं। उमर 2019 में मिनीसोटा से सांसद चुनी गई थी। इस संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाली वो पहली अश्वेत महिला हैं। साथ ही अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी शामिल हैं। उमर के परिवार ने गृह युद्ध के कारण सोमालिया छोड़ दिया था। उस वक्त उमर महज 8 साल की थी। उनके परिवार ने केन्या के शरणार्थी शिविर में 4 साल बिताए और फिर 1990 के दशक में अमेरिका आए। दादा ने उमर को उनकी किशोरावस्था में ही राजनीति में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया था। 2016 में वो चुनाव जीतकर मिनीसोटा की रिप्रेजेंटेटिव सभा में पहुंची थी और 3 साल बाद 2019 में वो अमेरिकी संसद के लिए चुनी गई थी। सोमालिया में ही पैदा हुई मानवाधिकार कार्यकर्ता अयाना हिरसी अली ने 12 जुलाई 2019 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में कैन इल्हान उमर ओवरकम हर प्रेजुडाइस टाइटल के साथ एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि किसी के मन में किसी के प्रति नफरत घर कर जाए तो उससे उबरना कितना मुश्किल होता है। इल्हान उमर के साथ भी यही बात लागू होती है। अयान ने लिखा था कि इल्हान उमर उन लोगों में शामिल हैं जो दुनिया में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए एकमात्र दोषी यहूदियों को मानते हैं। उनमें गैर मुसलमानों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है। वहीं भारत में काफ़ी चर्चित पाकिस्तानी मूल के लेखक और पत्रकार तारिक फतेह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी इल्हान उमर को भारत विरोधी कट्टर इस्लामवादी करार दिया था। इल्हान उमर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे बातें स्वतंत्रता समानता की करती हैं, लेकिन उनकी सोच कुछ और ही साफ तौर पर दिखाई देती है। वे बुर्का हिजाब के ज़बरदस्त पैरोकार हैं। उन्होंने ही अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव सभा में वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए विशेष नीति बनाने के ऊपर भी जोर दिया था। लेकिन उनके इस कदम की रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ चुकी एक और मुस्लिम नेता डालिया अल अकीदी ने ज़बरदस्त विरोध किया था। उन्होंने अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखकर पूछा था कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों को मुस्लिम आतंकी कहना भी गलत होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में इल्हान उमर पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इल्हान उमर को अमेरिका, यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के लोगों से नफरत है। वे हमारे देश से घृणा करती हैं। अब आप खुद सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ही किसी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। अब राहुल गांधी जब विदेश जाकर ऐसे लोगों से मिलते हैं तो जाहिर से बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सारे सवाल हर एक के मन में खड़े होते हैं। आप मुझे बताइए कि आपका इस सब चीज़ों के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।